बाबा की सरकार दोबारा ये बनवाना चाहते हैं। अनभक्त है भैया, अनभक्त है, भजन कीर्तन करते बैठ के बाबा का। आप कबूल हैं कि आप भक्त हैं? अनभक्त है भैया, भजन कीर्तन करते बैठ के बाबा का। किसका पल्ला ज्यादा भारी है, महागठबंधन का या एनडीए गठबंधन का? महागठबंधन तो जो है इस बार ज्यादा जो है चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जो है तेजस्वी जो पिछली बार जरा सी सीटों से रह गए थे और अब की जो है थोड़ा उनका जो है जोश गर्मी ज्यादा है और नीतीश कुमार की हो गई उम्र ज्यादा। बीजेपी ने जो काम करवा दिया कोई नहीं करवा पाएगा। क्या क्या काम करवाया बीजेपी ने? आप थोड़ा सा पहले का कानून देख लीजिए, आपका कानून देख लीजिए, क्या परिवर्तन नजर आया आपको कानून में? थोड़ा परिवर्तन भाई ये नजर आया। पहले हम लोग सोचते थे रोड पे निकलेंगे, अभी देखना 2 मिनट में लड़ाई हो जाएगी। अब देख लीजिए किसी औकात नहीं बोलती, बोले जल्दी बिना फालतू कमा रहा है, खा रहा है किसी तरीके से, अभी उसका बिजनेस ना उतना स्टैब्लिश्ड है कि वो उतना लॉस झेल सके। तो जाहिर सी बात है कि उससे तो नुकसान पहुंचेगा ही इस चीज से। उस पे करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना। सरकार को उस पर नई नीतियां बनानी चाहिए, आपका ये कहना है। ये एक सवाल यहाँ से आप 95% में आते हैं। कितनी आपकी नेटवर्क कितनी है एक साल में? हमारी भैया ये कभी काउंट नहीं किए, करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप काउंट नहीं कर बाबा की सरकार में पीछे डाल के उठा दे अगर बता दी न्यूज के सामने। हाँ, तो आपको ये भी डर है कि आपका रेट बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं बता रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं शाश्वत सिंह दर्पण और हम लोग हैं लखनऊ के हजरतगंज में। बहुत ही खूबसूरत चौराहा आपको पीछे नजर आ रहा होगा, दिवाली का माहौल है और यहाँ हम लोग आए हुए हैं बिहार के चुनाव पे लोगों से थोड़ी बहुत बातचीत करने, उनकी राय जानने की। इस बार क्या माहौल लखनऊ के लोगों को लग रहा है, क्योंकि 2027 में हमारे यूपी में भी चुनाव होने वाले हैं। तो हम लोगों की राय जानेंगे कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है, किसका पलड़ा भारी है और बिहार के चुनाव का उत्तर प्रदेश के चुनाव पे क्या असर होने वाला है। आइए चलते हैं। बिहार में इस वक्त चुनाव का माहौल चल रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश के भी चुनाव आने वाले हैं। बिहार के चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, जो किसका पल्ला ज्यादा भारी है, महागठबंधन का या एनडीए गठबंधन का? महागठबंधन तो जो है इस बार ज्यादा जो है चांसेस इसलिए हैं क्योंकि जो है तेजस्वी जो पिछली बार जरा सी सीटों से रह गए थे और अब की जो है थोड़ा उनका जो है जोश गर्मी ज्यादा है और नीतीश कुमार की हो गई उम्र ज्यादा। अब जो है उनके जो न बेटे हैं उनका साथ दे रहे हैं। अब जो है कुल मिला के अकेले वो हैं, तो इसलिए थोड़ा कमजोर तो यही लग रहा है मामला। और बाकी जो है यही है कि बाकी रिजल्ट ही बताएगा चुनाव। इस वक्त जो है बिहार के चुनाव में एक नया बड़ा चेहरा सामने आ रहा है, जो है प्रशांत किशोर का। वो इस बार ऐसा नजर आ रहा है, एक उम्मीद के साथ कई सारे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। एक ऐसा आदमी निकल के आया जो जातिवाद से इतर हट के, जो बिहार की जो पुरानी राजनीति है उससे इतर हट के विकास की बात कर रहा है, रोजगार की बात कर रहा है। जो लोग बिहार छोड़ के लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, बम्बई जा रहे हैं नौकरियों के लिए, उन्हें वापस बुलाने की बात कर रहा है। प्रशांत किशोर को लेके आपको क्या लगता है कि उनकी सरकार बनने के कुछ इम्कान है या कुछ सीटें इस बार उनकी आएंगी? आपका क्या टेक है इसमें? हाँ, प्रशांत किशोर का तो कुछ तो है मामला, लेकिन जो है अभी गठबंधन में जो है ज्यादा दम है, प्रशांत किशोर में ज्यादा कुछ है नहीं। उतने वो वोट कर सकते हैं उनके जरिए, लेकिन जो है उनके कुछ ज्यादा विधायक होंगे नहीं। बिहार के चुनाव में इस बार AIMIM पार्टी भी उतरी है, हैदराबाद से आके बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं, अपने कैंडिडेट उन्होंने उतारे हैं। अभी कोई गठबंधन उन्हें अपने में मिलाने को तैयार नहीं है। आपको क्या लगता है कि AIMIM के कैंडिडेट्स के उतरने से क्या महागठबंधन की सीटों पे भी फर्क पड़ सकता है? कुछ तो पड़ेगा, जैसे उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा पड़ा था तो उत्तर उसमें भी पड़ेगा। आपको क्या लगता है कितनी सीटें लगभग AIMIM कितनी सीटें जीत सकती हैं, कितनी सीटें उसके हक में आ सकती हैं? सही मायने में 4-5 भी आ सकती है, इससे ज्यादा तो ना आएंगी। 4-5 से ज्यादा की उम्मीद आपको नहीं? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार अपना नाम बता दीजिए। फराज नाम है मेरा। क्या करते हैं आप? मेरा मोबाइल का काम है। भाई क्या नाम है आपका? आकाश दुबे नाम है भैया। कहाँ रहते हैं आप? मैं तो डॉलर बिजनेस, क्या करते हैं? कुल्फी का बिजनेस। अरे क्या बात है। बिहार में इस समय चुनाव का माहौल है और बहुत ही कांटे की टक्कर चल रही है इस समय। क्या लगता है किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, किसके जीतने की ज्यादा संभावनाएं नजर आ रही हैं? बीजेपी जीतेगी भैया। क्यों ऐसा आपको क्यों लग रहा है कि बीजेपी जीतेगी? यार इतनी इंडिया बीजेपी ने जो काम करवा दिया कोई नहीं करवा पाएगा। क्या क्या काम करवाया बीजेपी ने? आप थोड़ा सा पहले का कानून देख लीजिए, आपका कानून देख लीजिए, क्या परिवर्तन नजर आया आपको कानून में? थोड़ा परिवर्तन भाई ये नजर आया। पहले हम लोग सोचते थे रोड पे निकलेंगे, अभी देखना 2 मिनट में लड़ाई हो जाएगी। अब देख लीजिए किसी औकात नहीं बोलती, बोले जल्दी बिना फालतू। तो आपको पहले कौन मार रहा था रोड पे? मारने की बात ही हमने नहीं की। ये तो किससे लड़ाई हो जाएगी? पहले क्या देख लिए कितने बड़े बड़े माफिया थे कि हाँ डर था भाई, ये लूट रहा है वो लूट रहा है।
अब कहीं चोरी डकैती नहीं होती है। माफियाओं में कमी आई है, आपका ये कहना है। और क्या आपको फायदा नजर आ रहे हैं इसके अलावा? भाई 2012 की गरीबी रेखा देख दीजिए, अब की देख लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए। हाँ, गूगल पे आप सर्च कर लीजिए। गरीबी रेखा में तो हिंदुस्तान पे जो है कर्जा बढ़ गया है, मैंने सुना है। और अरे आप गूगल पे सर्च करिए जी, बताइए। 2012 में भारत में 27% लोग गरीब थे और अब आप गूगल पे सर्च कर लिए, प्रेजेंट टाइम 5.3% लोग गरीब हैं। मतलब देश में केवल देश में केवल 5% लोग गरीब रह गए। गरीबी की क्या डेफिनेशन है, जो गरीबी की क्या गरीबी परिभाषा? रेखा के नीचे भैया देखिए, गरीबी रेखा के नीचे का मतलब होता है जिनके पास खाने का कपड़ा नहीं है, रहने को मकान नहीं है। कपड़ा खाया नहीं जाता है, उनके पास खाने के लिए खाना नहीं है, रहने के लिए मकान नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है। तो आपने ये रिपोर्ट कहाँ पढ़ी है? मुझे थोड़ा सा ये आजकल बहुत बड़ी चीज होती है। ठीक आप एक बार सर्च करके मुझे भी दिखा दीजिए। मैं थोड़ा सा कम जानकार हूँ, तो मुझे तसल्ली हो जाएगी कि भाई जो आप जानकार ना हो तो आप न्यूज रिपोर्टर मैं कैसे कम से आप खुद कम सोचिए। ये देख के खुश हो जाऊंगा कि 5% ही गरीबी रह गई है। आपकी बात सही है, लेकिन जब आप जानकार ना होते तो आप माइक लेके यहाँ पे ना खड़े होते। फिर मैं हो सकता है भाई, कोई भी ज्यादा जानकार होने के लिए माइक के पीछे खड़े होने में कोई शर्त नहीं है। तो मुझे अंदाजा लग जाएगा कि 5% गरीबी रह गई है, तो मैं भी खुश हो जाऊंगा। कम से कम मैं अपने दर्शकों को बता सकूंगा कि भाजपा ने इतना काम किया है। ये एक सवाल यहाँ से आप 95% में आते हैं। कितनी आपकी नेटवर्थ कितनी है एक साल की? हमारी भैया ये कभी काउंट नहीं किए, करना पड़ेगा इसके लिए। मतलब आपके पास इतना पैसा है कि आप काउंट नहीं कर पापा की सरकार में पीछे डाल के उठा दे अगर बता दी न्यूज के सामने। हाँ, तो आपको ये भी डर है कि आपका रेट बढ़ जाएगी, इसलिए नहीं बता रहे हैं? जाहिर सी बात है पड़ जाएगी। अच्छों के वहाँ पड़ गए, हम तो फिर उनके सामने यूं है। मतलब आप डर रहे हैं बाबा से? ये सब डरते हैं। कि बाबा से सब डर रहे हैं, तो बाबा की सरकार दोबारा ये बनवाना चाहते हैं। अनभक्त है भैया, अनभक्त है, भजन कीर्तन करते बैठ के बाबा का। आप कबूल रहे हैं कि आप भक्त हैं? अनभक्त है भैया, भजन कीर्तन करते बैठ के बाबा का। जब अंध भक्त हैं तो फिर इनसे बात करना हमारे लिए कोई फायदेमंद नहीं है, ना ही लोगों के लिए फायदेमंद है। क्या नाम है आपका? कुलदीप अग्निहोत्री। क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन। जी, बिजनेसमैन। किस चीज का बिजनेस है आपका? हमारे ग्रोसरी स्टोर है। ग्रोसरी स्टोर। कहाँ पे? लखनऊ में? हाँ, लखनऊ में। तो आप बेसिकली लखनऊ से हैं या कहीं और? मैं रायबरेली का रहने वाला हूँ। जी। इस वक्त बिहार में चुनाव का माहौल है, चुनाव होने वाले हैं। दो जो मुख्य पार्टियां हैं, एक एनडीए गठबंधन, एक महागठबंधन, दोनों में भारी घमासान चल रहा है। किसका पलड़ा भारी है इस बार, आपको क्या लगता है? वहाँ नीतीश मुख्यमंत्री बनेंगे। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। ऐसा क्यों? मतलब क्या बिहार की जनता कोई नया चेहरा नहीं देखना चाह रही है, या क्या आपको लग रहा है इस वक्त की क्या अपेक्षाएं हैं बिहार की जनता की, और वो नीतीश कुमार ही पूरी कर सकते हैं क्या? देखो क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जो भी जुड़े लोग हैं या अन्य भी जो जितने भी हैं, उनके कार्य के और उनके जितनी भी योजनाएं हैं उनके अनुसार जो है, इसलिए वहाँ बिहार में नीतीश कुमार अपनी। बिजनेसमैन है, अभी जीएसटी में कटौती हुई, क्या जीएसटी में कटौती होने से आपको भी फायदा पहुंचा है? किस तरह से उस चीज़ ने आपके और ओवरऑल बिजनेस, जितने भी बिजनेस करने वाले लोग हैं, उनके लिए कैसे बेहतरी का काम किया उस चीज़ ने? हाँ, उन्होंने जिस हिसाब से बिजनेस और इस पे जीएसटी पे जो काम किया है, बहुत अच्छा किया है, बहुत अच्छा किया है। ये मीडियम वर्ग के लोगों के लिए बहुत अच्छा किया है उन्होंने। तो उससे बिजनेसमैन को भी फायदा पहुंचा है क्या किसी तरीके से? बिल्कुल पहुंचा है। जितनी भी मीडियम की चीज़ें हैं उन पे बिल्कुल पहुंचा है, और अच्छा रिजल्ट भी। जैसे कुछ जो मध्यम वर्गीय बिजनेसमैन है, एमएसएमई जिन्हें कहा जाता है, उनमें से कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, तो उनकी ये परेशानी थी कि उन्होंने पहले ज़्यादा टैक्स पे दसियों लाख का माल अपने पास इकट्ठा कर लिया है। अब टैक्स में अचानक से कटौती हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें जिन काउंटर्स को वो माल बेचते थे उन्हें कम टैक्स पे माल देना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उन्हें लॉस हो रहा है। इस पे कोई ऐसी नीति भी, इस लूप होल, ये एक बड़ा लूप होल है जिससे बड़ा नुकसान हो सकता है एमएसएमई को। अब इस पे रिपोर्ट्स जब आएंगी तो शायद हमें पता चले कि क्या हुआ, कितना हुआ। मगर क्या इस पे भी नीति बननी चाहिए थी? ये तो एक बहुत भारी गलती हो गई सरकार से अगर ऐसा हुआ है तो। क्योंकि आप ये सोचिए कि एक आदमी ने जो है 18% टैक्स पे या 28% टैक्स पे माल उठाया। तो आप जान लीजिए कि जीएसटी सिर्फ बड़े उद्योगपतियों को के लिए लागू होनी चाहिए, और जो छोटे भी हैं जैसे हम लोग हैं आज, उसमें हमारे लोगों के लिए बहुत अच्छा कार्य हुआ है।
और ये जीएसटी सिर्फ बड़े लोगों के, और मोदी जी ने जो भी काम किया है जीएसटी पे बहुत अच्छा किया है। इस पे हम बहुत मेरा सवाल दरअसल ये है कि जैसे मान लीजिए किसी एक सामान पे 28% की जीएसटी पहले लगी हुई थी। मैं एक बिजनेसमैन हूँ, मैंने वो माल 28% की जीएसटी दे के 10 लाख का माल खरीद लिया। अब मैं जब आपको माल बेचूंगा तो आप जाहिर सी बात है 28% पे नहीं लेंगे, क्योंकि अब जीएसटी के रेट्स कम हो चुके हैं, तो आप मुझे जीएसटी पे 18% ही देंगे। तो बीच में जो 10% का लॉस मुझे झेलना पड़ा, उसके लिए क्या वो कंपनसेशन सरकार को देना चाहिए मध्यम वर्गीय बिजनेस ओनर्स को? हाँ देना चाहिए, लेकिन इस पे दो चीज़ें ऐसी हैं कि भाई हम लोग जैसे 20 लाख का माल मंगवा लिए, 20 लाख रुपए का माल मंगवा लिए, हमें जो भी मिलनी थी ये जिस पे आना था आ गया, ठीक है। बशर्ते क्या है कि ये जीएसटी हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है, जो भी कटौती हुई है, जीएसटी कम हुई हम लोगों के लिए बहुत अच्छी है। लेकिन जो भी अन्य चीज़ें हैं, अन्य प्रकार की बहुत बड़े उद्योगपतियों के पास, उनके पास इतना धन है कि उनकी क्षमताएं हैं सहने की। अगर जो कोई भी, उनकी तो क्षमताएं हैं, लेकिन मेरा सवाल उन लोगों के लिए है जिनका इतना बड़ा बिजनेस नहीं है, जो मध्यम वर्गीय बिजनेस ओनर्स हैं। मेरे जानने में तमाम लोग हैं जो मेडिकल का बिजनेस कर रहे हैं, उसमें तमाम चीज़ों में कटौती हुई, तो जाहिर सी बात है उनको तो नुकसान पहुंचेगा ही। और उस नुकसान की भरपाई कैसे करेगा आदमी? उससे तो काफ़ी नुकसान होगा, तो काफ़ी कमर टूट जाएगी मध्यम वर्गीय बिजनेस ओनर्स की, क्योंकि बड़े लोगों के पास तो इतनी कैपेसिटी है कि वो जो है थोड़ा सा लॉस झेल सकते हैं, उनका काम चल जाएगा। बट मध्यम वर्गीय बिजनेस ओनर्स तो कॉस्ट टू कॉस्ट चल रहा है, वो बेचारा कमा रहा है, खा रहा है किसी तरीके से, अभी उसका बिजनेस ना उतना स्टैब्लिश्ड है कि वो उतना लॉस झेल सके। तो जाहिर सी बात है कि उससे तो नुकसान पहुंचेगा ही इस चीज़ से। उस पे करना चाहिए, विचार करना चाहिए, सरकार को भी विचार करना, सरकार को उस पर नई नीतियां बनानी चाहिए, आपका ये कहना है? चाहिए। और अगर जो इस पे सरकार नई नीतियां नहीं बना रही है, तो भी जो मध्यम लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, उनका अच्छी खासी छत पहुंचेगी। हाँ, और इस पे सरकार को थोड़ा सा विचार करना चाहिए, और विचार करके रिजल्ट। अग्निहोत्री जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे बातचीत की और समझ में ये आ रहा है कि महागठबंधन को ज़्यादा सीटें मिल सकती हैं, इस बार सरकार में परिवर्तन देखने को मिल सकता है, ऐसा लोगों का यहाँ पे ख्याल है। उम्मीद करते हैं कि सरकारें बदलती रहें, लोकतंत्र जिंदा रहे। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं द देश बोर्ड और मैं शाश्वत सिंह दर्पण।